बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में इस वक्त एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको बेंगलुरु। अपना नाम दर्ज करवाया था। हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी शहर का बिजलीकरण हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो वो शहर हमारा बेंगलुरु था। ये शताब्दी ज्ञान की शताब्दी है और आज पूरे हिंदुस्तान में रिसर्च का क्षेत्र को हो, हायर एजुकेशन का क्षेत्र हो, सेंटर फॉर एक्सीलेंसी की बात हो, हर विषय में हमारा बेंगलुरु ये नॉलेज सिटी के रूप में इसने अपनी जगह बनाई है। मैं सभी कर्नाटक वासियों को आज इस बात के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैंने चुनाव में भी इस शहर में बहुत बार आना मेरा हुआ है। यहां के अनेक राजनीतिक जलसे मैंने देखे हैं। भाइयों बहनों, कर्नाटक के इतिहास में कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा विशाल दृश्य देखने का सौभाग्य नहीं मिला। बहुत बहुत बधाई देता हूं मित्रों, जहां भी देखता हूं जैसे ये केसरिया समंदर यहां चारों तरफ केसरिया समंदर की लहरें उठ रही हैं। क्या नजारा पेश किया है भाइयों, क्या नजारा पेश किया। और मैं प्रहलाद जी को, अनंत कुमार को, इस रैली के इंचार्ज अशोक को पूछ रहा था कि भाई इसके पहले ऐसा दृश्य कहां हुआ होगा, कब हुआ होगा। वो मुझे बता रहे थे, साहब बीजेपी का इतिहास छोड़ो, कर्नाटक की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना बड़ा कभी कार्यक्रम नहीं हुआ, किसी दल का नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये अपने आप में कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी सिद्धि है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इन दिनों भाजपा पे हमले जरा तेज हो गए हैं। नरेंद्र मोदी पर भी हमले तेज हो गए हैं। ये हमले इसलिए तेज हुए हैं कि ये नजारा न देख पाते हैं, न पचा पाते हैं, और इसलिए न जाने कैसी कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, न जाने किस प्रकार के तौर तरीकों से भारतीय जनता पार्टी को हतप्रत करने का प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज एक साथ दो प्रधानमंत्रियों का स्मरण करना चाहता हूं। और अगर भारत का भाग्य बदलना है, इस देश को आगे ले जाना है, तो इन्हीं दो महापुरुषों ने जो मंत्र दिया है, वो मंत्र इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था,
जय जवान, जय किसान। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। भाइयों बहनों, आज दुनिया में आईटी के क्षेत्र में ये हमारा कर्नाटक, ये हमारा बेंगलोर, ये हमारे यहां के आईटी प्रोफेशन के नौजवान, ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर विश्व भर में इन नौजवानों ने अपनी ताकत का परिचय करवा दिया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है। सिलिकॉन वैली के बाद अगर दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशन का काम हो रहा है तो उस शहर का नाम है बेंगलुरु, जिस राज्य का नाम है कर्नाटक। भाइयों बहनों, ये कैसे संभव हुआ? जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार हिंदुस्तान में अलग से आईटी मिनिस्ट्री की रचना की गई। उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं खड़ी कर दी गई, बजट बनाए गए, एक अलग व्यवस्था खड़ी करके इसे फोकस एरिया के रूप में प्रस्थापित किया गया। और उसके बाद हिंदुस्तान के नौजवानों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा देश का नौजवान अपनी उंगलियों पर कंप्यूटर की कमाल करके दुनिया को आकर्षित करने में सफल हो गया। सारी दुनिया को भारत का लोहा बताने में मेरे देश का नौजवान सफल हो गया। भाइयों बहनों, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस देश में पहली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के अलग पॉलिसी बनाई। 2000 में पहली बार इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो विज्ञान पर बल दिया, टेक्नोलॉजी पर बल दिया, आधुनिक हिंदुस्तान बनाने के लिए उन्होंने ये जो सपना देखा, वो सपना भारत के नौजवान के साथ जुड़ा हुआ था। वो सपना भारत के नौजवान के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ था। और 2003 के 15 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले से कहा था, 2003 में कहा था, उन्होंने मून मिशन की घोषणा की थी। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, 2003 में लाल किले से घोषणा की थी, मिशन मून का सपना देखा था, 2008 में हमारे नौजवानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा को सत्य करके दिखा दिया और चंद्रयान की तरफ हम चल पड़े, सफलतापूर्वक चल पड़े। भाइयों बहनों, ये साइंस और टेक्नोलॉजी पॉलिसी का कमाल है कि अभी अभी मंगलयान मंगल पर जाने की दिशा में भी
हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो दूर का देखते हैं, व्यवस्थाएं विकसित करते हैं, लेकिन जब व्यवस्थाएं गलत हाथों में चली जाती हैं तो देश की क्या दुर्दशा होती है, ये आईटी प्रोफेशन के लोग भली भांति जानते हैं। आप देखिए, जब अटल जी की सरकार थी, हमारे देश में आईटी प्रोफेशन का ग्रोथ, सॉफ्टवेयर का ग्रोथ 40% था, 40% था। और बाद में यूपीए 1 बना तो हम 40% से कम होकर के 30% हो गए। ये घाटा किसको हुआ? हमारे नौजवानों के भविष्य पर हुआ। आईटी प्रोफेशन से जुड़े नौजवानों के भविष्य पर सवालिया निशान लगाना शुरू हो गया। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, यूपीए 2 आया तो यही सॉफ्टवेयर का ग्रोथ जो अटल जी के जमाने में 40% था, आज वो 9% पर आकर के अटक गया है। आप मुझे बताइए मित्रों, अगर ग्रोथ नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कहां से होगा? नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा? देश में अगर मेरा नौजवान बेरोजगार हो गया तो मेरे देश के भाग्य का क्या होगा? भाइयों बहनों, भारत में जितनी ज्यादा मात्रा में सेंटर फॉर एक्सीलेंसी का निर्माण करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे। मेरे मन में कभी कभी विचार आता है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क हिंदुस्तान के पास है। उसमें काम करने की एक्सपर्टाइज लगती है, उसके इंजीनियरों का अलग प्रकार की शिक्षा लगती है, रेल मैनेजमेंट ये अलग प्रकार की क्वालिटी लगती है। क्या हमारे देश में रेलवे डिपार्टमेंट खुद देश के 4 कोने में रेलवे को जिस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, उस मैन पावर के लिए हिंदुस्तान के 4 कोने में रेल के लिए जिस प्रकार के लोगों की जरूरत है, रेल के लिए जिस प्रकार के इंजीनियरों की जरूरत है, टेक्नीशियनों की जरूरत है, मैनेजर स्किल की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज की जरूरत है, क्या देश के 4 कोने में रेलवे के द्वारा 4 बढ़िया यूनिवर्सिटी बना करके वहीं से नौजवानों को तैयार करके हमारी रेलवे की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सकते थे? पिंक रिवॉल्यूशन की घोषणा की। पिंक रिवॉल्यूशन, ये पिंक रिवॉल्यूशन क्या है? ये पिंक रिवॉल्यूशन है मटन का एक्सपोर्ट करना, मीट एक्सपोर्ट करना। और इसलिए हिंदुस्तान का अमूल्य पशुधन गैर कानूनी तरीके से काटा जा रहा है, और हमारा मीट, हमारा मटन, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए दिल्ली सरकार नई नई इंसेंटिव स्कीम डाल रही है। मैं दिल्ली की, यूपीए की सरकार को पूछना चाहता हूं, आपने कसाई खानों के लिए जो इंसेंटिव घोषित किए हैं, कसाई खानों के लिए बैंक के जिस प्रकार से रुपयों के ढेर बरसा रही है, अगर आपने ऐसी ही इंसेंटिव स्कीम अगर हमारे कर्नाटक के नौजवानों के लिए लाए होते, उनके लिए अगर आप स्पेशल पैकेज लाए होते,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इंसेंटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंसेंटिव, एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव अगर ये लाए होते तो आज करंट अकाउंट की डेफिसिट की नौबत न आती। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके मेरा नौजवान दुनिया में नाम रोशन करता और हमारी गायें बच जाती, हमारा पशुधन बच जाता। इतना ही नहीं, इनकी प्रायोरिटी देखिए। अभी अभी कर्नाटक में पहली सरकार बनी, नई सरकार बनी और सबसे पहला काम किया, इनकी सोच देखिए। सबसे पहले कैबिनेट ने निर्णय किया कि भाजपा सरकार ने जो गौ रक्षा का कानून बनाया है उस कानून को हटा दो ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। यूपीए की पहली सरकार बनी तो पहला क्या काम किया, पोटा का कानून हटा दो ताकि वोट बैंक बना रहे और आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाए, नक्सलवाद को खुली छूट मिल जाए। ये काम उन्होंने किया। भाइयों बहनों, ये जितनी मात्रा में कसाई खानों को सब्सिडी दे रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आग्रह से कहना आया हूं कि दिल्ली सरकार को जनता जनार्दन से कोई कनेक्ट नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है। वे कटे हुए हैं, वो आइवरी टावर में बैठे हुए लोग हैं। वो इंडोर के खिलाड़ी हैं, हम आउटडोर के खिलाड़ी हैं। भाइयों बहनों, आज विश्व में चर्चा है 21वीं सदी किसकी। भाइयों बहनों, कोई कहता है एशिया की, कोई कहता है चाइना की, कोई कहता है इंडिया की। भाइयों बहनों, 21वीं सदी हिंदुस्तान की बनाना ये हम सबका सपना है। भाइयों बहनों, मुझे जवाब देंगे? आप लोग मुझे जवाब देंगे? क्या 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाना है? 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाएंगे? 21वीं सदी में दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे? भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान की 21वीं सदी बनने की संभावनाएं पड़ी हुई है, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाने की संभावना पड़ी है, क्यों? दो ऐसी अमूल्य चीजें हमारे पास हैं जो हमारे प्रतिस्पर्धियों के पास नहीं है। हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है, और दूसरी हमारी अनमोल ताकत है, हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। आज हिंदुस्तान में 65% से ज्यादा जनसंख्या, 65% से ज्यादा जनसंख्या, more than 65% population is under 35 age group, 35 से नीचे हैं। भाइयों बहनों, जिस देश के पास इतनी बड़ी नौजवानों की फौज हो, जो देश नौजवानों की भुजाओं, मस्तिष्क के भरोसे पूरे विश्व में छा सकता है, अगर हम देश के नौजवानों पर ध्यान दें तो दुनिया की सकल सूरत बदलने में हम योगदान दे सकते हैं। भाइयों बहनों, लेकिन कांग्रेस के लिए यूथ ये सिर्फ वोटर है, वोटर। कांग्रेस के लिए नौजवान ये खाली मतदाता है। हमारे लिए यूथ ये पावर है, पावर, हिंदुस्तान का पावर है। और हमारी प्रायोरिटी
यूथ को एम्पावर करना है। हम जितनी मात्रा में यूथ को एम्पावर करेंगे, हिंदुस्तान पावरफुल बन जाएगा। ये सपना देख करके हम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, जब देश के पास वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड ये हमारी शक्ति है, तब भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा, नौजवानों के लिए उनके पास न कोई दृष्टि है, न कोई योजना है। सारी दुनिया में हर एक देश युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहा है। स्किल डेवलपमेंट ये दुनिया के हर देश की प्रायोरिटी है। आज भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रोजगार का संकट है, नौजवान बेरोजगार है। कांग्रेस पार्टी ने नौजवान को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा दिल्ली की सरकार निभा नहीं पाई। मैं भाइयों बहनों पूछना चाहता हूं, मेरे नौजवान जवाब देंगे? आप में से किसी को दिल्ली सरकार ने नौकरी दी है? जोर से बोलो। आप में से किसी को दिल्ली सरकार ने नौकरी दी है? आप में से दिल्ली सरकार ने किसी को रोजगार दिया है? इतना ही नहीं, देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं को बेरोजगार करने का पाप ये दिल्ली की सरकार ने किया है। कारखाने बंद पड़े हैं, बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, कोयला खा गए। अरे कोयला ही नहीं, कोयले की फाइल भी खा गए। और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कोयले की फाइल खो गई। अरे फाइल नहीं, पूरी सरकार खो गई है, पूरी सरकार खो गई। और कांग्रेस की सरकार आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो शायद कोयले की फाइल खो गई होगी, हिंदुस्तान की तो पूरी लाइफ खो गई है, पूरी लाइफ खो गई है। नौजवान को रोजगार के लिए सारी दुनिया स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं दोस्तों, सारा विश्व स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहा है, लेकिन भाइयों बहनों, ये हमारे दिल्ली की सरकार है, उसने स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया, आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों। भारत सरकार उसका इतने बड़े हिंदुस्तान में स्किल डेवलपमेंट का बजट 1000 करोड़ रुपया है। गुजरात छोटा सा राज्य है, गुजरात का स्किल डेवलपमेंट का बजट 800 करोड़ रुपया है, 800 करोड़। कोई कहे मोदी को पीएम बनाना चाहिए, कहने का अधिकार है कि नहीं है? आप हैरान हो जाओगे, ये हमारे कांग्रेस के मित्र यूपीए के नेता बौखला गए, तूफान खड़ा कर दिया और घोषणा कर दी, मोदी को पीएम बनाने वाली बात करने वाली लता मंगेशकर जी का भारत रत्न वापस ले लो। कांग्रेस पार्टी की लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। भाइयों बहनों, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था गोल्डमैन सैक्स, इन लोगों ने पूरे दुनिया में सर्वे करते रहते हैं, वो मैनेजमेंट और अर्थशास्त्र के विषय के काम करते हैं। उस संस्था ने कहा
कि मोदी का नाम जब से आया है, भारतीय जनता पार्टी तेज गति से आगे बढ़ रही है और इसके कारण बाजार की हवा बदल रही है। भारत के अर्थतंत्र में सांस लेने की ताकत आई है। अगर मोदी आगे बढ़ते गए तो भारत का अर्थतंत्र दौड़ने लग जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इस प्रकार का सर्वेक्षण किया, अखबारों में आया। आप हैरान हो जाओगे। वो बेचारा कह रहा है कि हिंदुस्तान का अर्थ कारण सुधरेगा। ये आनंद और गौरव का विषय है। उसके बजाय पूरी कांग्रेस टूट पड़ी, उनके मंत्री टूट पड़े। एक गोल्डमैन सैक्स समझता क्या है, उसको ये कहने का अधिकार क्या है, वो समझता क्या है, पता नहीं क्यों। क्या लोकतंत्र की भाषा है मित्रों? ये लोकतंत्र की भाषा है? क्या लोकतंत्र में ऐसा व्यवहार होता है? दूसरों के विचार सुनने की तैयारी नहीं। इतना ही नहीं भैया, अभी चुनाव चल रहे हैं 4 राज्यों में, ओपिनियन पोल आया, बौखला गए। उन्होंने घोषणा कर दी, ओपिनियन पोल को टीवी पर दिखाना बंद कर दो।